हेलो एवरीवन, आई एम होपिंग यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो क्या आप भी अपने ईमेल केवाईसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर में हम करने वाले हैं बहुत ही नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो आपके ईमेल एंड केवाईसी एग्जामिनेशंस के लिए मैं लेके आया हूं बहुत ही नेक्स्ट लेवल के एमसीक्यूज, केस स्टडीज और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस। अगर आपने ये पूरा सेशन लास्ट तक देख लिया तो मैं इतनी एश्योरेंस आपको दे रहा हूं कि ईमेल केवाईसी की फुल फ्लैज आपकी सारे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। बस आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है। तो अगर आप अपने आईबीएफ के ईमेल केवाईसी एग्जामिनेशन के कोई भी अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो तो उस अटेम्प्ट में बैठने से पहले ये सेशन को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि इस सेशन को देखने के बाद आपकी फुल फ्लैज यहां पे तैयारी हो जाएगी, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी ईमेल केवाईसी के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत खास होगा आप सभी के लिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जी हां, आज लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए आईबीएफ सर्टिफिकेशन कोर्स में ईमेल केवाईसी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको इमेंस कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम से पहले यहां पे आपके ईमेल केवाईसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन में बैठोगे, क्योंकि ये आपका पूरा सेशन अमेजिंग तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला है। तो आई होप कि सेशन को आपने लाइक कर दिया होगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दिया होगा। तो जल्दी से आप शेयर भी कर दीजिए, सो दैट जितने भी बैंकर्स जो कि तैयारी कर रहे हैं अपने ईमेल केवाईसी में, उनको भी एक सही प्लेटफॉर्म मिले और वो भी अपना एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाए। तो जी हां, आज आप लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रैक्टिस। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है उसके सारे ई पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे ऑलीबोर्ड के एप्लीकेशन में। तो कोर्स सेक्शन में आप जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ऑलीबोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी ईमेल केवाईसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है और आप चाहते हो अमेजिंग तरीके से तैयारी करना, तो आप सभी के लिए विद इन 29 लेक्चर्स के अंदर में ये फुल फ्लैज आपके ईमेल केवाईसी का कोर्स रेडी किया है मैंने, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट, सारे आपके यहां पे टेस्ट और आपके सारे यहां पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई गई है पूरे स्पेसिफिक कंसाइज बैच के अंदर में। तो ये इंग्लिश मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। तो अगर आप बायलिंगुअल मोड में करना चाहते हो तो मैं आपका विद इन 29 लेक्चर्स में करवाऊंगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हो तो आपके निशांत सर कवर कराएंगे विद इन 25 लेक्चर्स के अंदर में पूरा ईमेल केवाईसी का कोर्स। तो मेक श्योर कि आप अपने ईमेल केवाईसी की अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हो तो इसकी स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। डाउनलोड द एप्लीकेशन ऑफ ऑलीबोर्ड, enroll in your email KYC course and you can be use अजय कोड for getting the 52% of off। तो अजय कोड लगाइए और अपना यहां पे 52% का ऑफ यहां पे ले लीजिए। चलिए सर, अब हमें पता लग गया कि हमें प्रिपरेशन कहां से करनी है। तो अब हम चलते हैं बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। नाउ वी आर बैक टू द सेशन। चलिए, तो सबसे पहला हम करेंगे सर केस स्टडीज। ये केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ध्यान से इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद मुझे बताइए। हाँ, 22 मार्च को एग्जाम देना है देवेंद्र सर, चलेगा सर। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, फिर आपके लिए तो और सेशन भी आएंगे। 8 मार्च के बाद भी सेशन लेके आऊंगा मैं। सफिशिएंट डेली बेसिस पे क्वेश्चन और केस स्टडीज की प्रैक्टिस करेंगे हम डेली। चलिए, इस केस स्टडीज को पहले पढ़िए। आप सभी को मैं 20 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, इसको पहले रीड कीजिए। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, तो उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। आपका समय शुरू होता है अब। ओके जी, तो केस स्टडी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, उम्मीद कर लूं क्या मैं। चलिए, मैं भी पढ़ देता हूं। एक मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स जो कि एक बिजनेसमैन है, वो एक चेन ऑफ हाई एंड ज्वेलरी स्टोर्स को ऑपरेट करता है। उसके बहुत सारे क्रिमिनल सिंडिकेट हैं, लॉन्डर करता है मनी को, वो ड्रग रिलेटेड में भी पाया गया है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स को उसको मल्टीपल सेल से मूव ऑन करता है वो।
कंपनीज ने बहुत सारे फेक ट्रांजैक्शन देखे और लगता है कि सर ये मनी जो आ रहे हैं उसके पास वो लेजिटिमेट सोर्स से हैं, लेकिन वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। ठीक है, तो मिस्टर एक्स ने यहां पे बहुत सारा पैसा डोनेट भी किया है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को। ओके, तो अथॉरिटी को शक है मिस्टर एक्स के ऊपर में कि ये सर ये जो पैसा इसके पास आ रहा है वो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। ठीक है, ये केस स्टडी पढ़ लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए इसके बेसिस पे। तो उसके बेसिस पे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हाउ डज द लॉ क्लासिफाई मिस्टर एक्स एक्टिविटीज। तो मिस्टर यहां पे एक्स के एक्टिविटी को लॉ किस तरीके से क्लासिफाई करती है। फटाफट से आप लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। बताइए जी कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर है आप लोगों का। देखिए अगर आप क्वेश्चन में देखें ना तो मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है जिसके बहुत सारे कंपनीज के साथ कनेक्शन है और उसको वो मदद करता है उस चीज में। अब देखिए मैंने आपको मनी लॉन्ड्रिंग में क्या सिखाया था। मनी लॉन्ड्रिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि चाहे आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या आप यहां पे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, आपको यहां पे ऑफेंस माना जाएगा, आपके काम को ऑफेंस माना जाएगा और उसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो चाहे आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चाहे इनडायरेक्टली, सर पनिशमेंट तो आपको मिलके रहेगी। तो इस केसेस में ही इज गिल्टी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग बिकॉज सर वो असिस्ट कर रहे हैं इन डिस्कसिंग द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताए, पिछले केस स्टडी से ही रिलेट कर रहा है कि सर अगर मिस्टर एक्स कल को यहां पे क्या पाया जाता है, गिल्टी पाया जाता है, तो बताइए सर यहां पे सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा। मुझे बताइए सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग अगर मिस्टर एक्स यहां पे कन्विक्ट पाया जाता है तो उसे कितना पनिशमेंट यहां पे मिलेगा। मिनिमम 3 ईयर अप टू 7 ईयर ऑफ रिग्रेस इंप्रिजमेंट अलोंग विद द फाइन, लाइफ इंप्रिजमेंट, 6 months of probation, a fine only without any kind of imprisonment, and a minimum 3 year and up to the 10 year of rigorous imprisonment along with a fine। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, अगर आपके एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन बन रहा है, यानी ऐसा पूछ रहा है सेक्शन 4 लॉ के अकॉर्डिंग बताओ, तो कानून आज के टाइम में भी मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 ही कहता है। अगर ये सेक्शन 4 ना होता, अगर ये सेक्शन 4 ना होता तो ऑब्वियसली मेरा आंसर ऑप्शन ए ही करेक्ट है, लेकिन उसने कानून के अकॉर्डिंग पूछा है। और रूल्स क्या कहता है, रूल्स कहता है आपका 3 साल और 10 साल, लेकिन कानून कहता है आज के टाइम में मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 7 साल की रिग्रेस इंप्रिजमेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एक और केस स्टडी। ओ माय गॉड, ये भी केस स्टडी है। तो केस स्टडी आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर आपको डायरेक्टली दिलवा देंगे, बिना कुछ यहां पे इफ बट लगाए, कॉन्सेप्ट लगाए, फ्री के नंबर होते हैं। इस केस स्टडी को पढ़िए, आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, उसको करेंगे, 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आई होप कि आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया होगा। अगर आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए हम मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ, और ये रहे आपके क्वेश्चन। बताइए चैट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का।
व्हाट ऑब्लिगेशन डू द बैंक हैव रिगार्डिंग दीज ट्रांजेक्शन। जो ऊपर आपने ट्रांजेक्शन पढ़ी उसमें बैंक की क्या ऑब्लिगेशन है, फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए अपना आंसर। देखिए सर, मैं भी क्वेश्चन पढ़ लूं। कह रहा है मिस्टर बी एक हाई नेट इंडिविजुअल है, उसके बहुत सारे बिजनेस हैं और वो हर ट्रांजैक्शन 10 लाख से कम का कर रहा है। ओ माय गॉड। चलो, ये कह रहा है कि फंड को बार बार ट्रांसफर कर रहा है शेल कंपनीज में। ठीक है सर, अथॉरिटी को सस्पेक्ट है कि मिस्टर बी ए मनी लॉन्ड्रर है, पैसे को इधर से उधर ट्रांसफर करता है। उसके बेसिस पे बताओ ये ट्रांजैक्शन किया है वो क्या है। देखिए सर, ये ट्रांजैक्शन आपका मनी लॉन्ड्रिंग माना जाएगा। मैंने आपको बोला था कि एक बार में 10 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहे हो या आप 10 लाख से छोटे छोटे ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसकी मंथली बैलेंस आपका अगर 10 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो बैंक इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्ट दिस ट्रांजैक्शन एज वेल। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगर एग्रीगेट बैलेंस एक महीने में 10 लाख से कलेक्टिवली एक्सीड हो रहा है तो बैंक की ऑब्लिगेशन इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ लॉन्ग आर द बैंक्स required to maintain a record of Mr. B's transaction after he closes his account। तो अगर उसका एक बार अकाउंट क्लोज हो गया तो बताइए कितने टाइम पीरियड के लिए बैंक्स उसके पूरे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल। तो यहां पे आप लोगों का करेक्ट आंसर है 5 ईयर। ऑप्शन सी इज द एब्सोल्युटली भी करेक्ट आंसर। आप एक और केस स्टडी करें, मजा आ रहा है ना। आइए एक और केस स्टडी करते हैं, केस स्टडी नंबर 3। चलिए इसको रीड कीजिए, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं उसकी करेंगे हम प्रैक्टिस। आप सभी के पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, इसको फटाफट से रीड कीजिए फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या आप लोगों ने ये केस स्टडी पढ़ लिया? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने ये केस स्टडी पढ़ लिया होगा। अगर आप लोगों ने ये सारे केस स्टडी पढ़ लिए हैं तो आइए इसके क्वेश्चंस की तरफ भी चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुझे बताइए क्या होगा। व्हाट इज द रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन ऑफ रियल एस्टेट फर्म। तो अब इस रियल एस्टेट फर्म को रिपोर्ट करना पड़ेगा, इसमें बैंक का ऑब्लिगेशन क्या है। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। Report the transaction only if the registered amount is above 50 lakh. Report the actual market value of the transaction. Report only if suspect the illegal activity. No reporting is required. Report the buying transaction only if the registered amount is above 50 lakh rupees. तो शायद आप लोगों को याद हो मैंने इमोबल प्रॉपर्टी में क्या बताया था आपको कि सर अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी को या तो आप बाय करते हो या तो आप सेल करते हो और उसकी वैल्यू अगर 50 लाख से क्या कर रही है सर, एक्सीड कर रही है ना, तो उस सिचुएशन में सर इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। सो द रिपोर्टिंग शैल बी डन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये हमने पढ़ा था। तो बाइंग वाला तो नहीं होगा, अगर रजिस्टर्ड उसकी वैल्यू 50 लाख से एक्सीड कर रही है तो सर रिपोर्टिंग की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 भी आ गया यहां पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सर हु हैज फ्रेम्ड
किसने सर यहां पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल 2004 को बनाया है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम लायक क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर सर क्या होगा। देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स आपके बनाए हैं ना, वो किन्होंने बनाए हैं? एट द रिकमेंडेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं बनाया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकमेंडेशन दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका रूल बनाया। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। अभिषेक सर, बहुत सारे आपने केस स्टडी मिस कर दिया आज के सेशन में, बड़े बड़े केस स्टडी लाया था मैं आप सभी के लिए, देखो कर लेना, वीडियो को पीछे जाके कर लेना, ये सारे केस स्टडी आपके एग्जाम के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है अभिषेक सर, लेट हो गया आप क्लास में। चलिए 7th क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ, वो टाइमिंग थोड़ा अर्ली कर दिया अभिषेक सर, आई नो, मैं इन्फॉर्म करना भूल गया था आप लोगों को। डेली अब आपकी क्लास 9:30 ही होगी, डेली आपकी क्लास 9:30 PM ही रहने वाली है। चलो कोई बात नहीं, पीछे का केस स्टडी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करवाए हैं अभी। सर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाइट लिस्टिंग द सर्टेन अकाउंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सर एक होता है ब्लैक लिस्टिंग, एक होता है आपका व्हाइट लिस्टिंग। जब भी आपका अकाउंट व्हाइट लिस्टिंग होगा तो याद रखिएगा उस सिचुएशन के केस में आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि कई बारी ट्रांजैक्शन आपके लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन होते हैं, बट हमारा सिस्टम इस तरीके से डिजाइन होता है ईमेल केवाईसी में कि आपको वो कहीं ना कहीं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन दिखाता है। मतलब मान लो मेरी एक दुकान है, मैं उसका प्रॉपर इनकम टैक्स भी भरता हूं, जीएसटी भी भरता हूं, अब मेरी डेली बेसिस पे 20,000 30,000 का कैश हो ही जाता है, एग्रीगेट बैलेंस 10 लाख से एक्सीड करेगा ही करेगा सर मंथली बेसिस पे ऑब्वियसली। तो अब मैं अगर मेरा डेली ही 20,000 30,000 का कैश जनरेट हो रहा है और मैं उसका रिटर्न भी भर रहा हूं और बैंक को इसके बारे में पता भी है, मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिया भी है और हमारा सिस्टम वो कहीं ना कहीं सस्पिशियस बताएगा इस ट्रांजैक्शन को कि डेली कहीं ना कहीं 20-25,000 का कैश डिपॉजिट हो रहा है, तो वहां पे मुझे ऐसे अकाउंट्स को व्हाइट लिस्टिंग करनी पड़ते हैं सो दैट कि मेरा जो सिस्टम है वो बार बार इंडिकेशन ना दे कि दिस इज अ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, टू प्रिवेंट द लेजिटिमेट अकाउंट्स फ्रॉम ट्रिगरिंग द अननेसेसरी कंप्लायंस अलर्ट्स, कि बार बार अननेसेसरी कंप्लायंस अलर्ट ना हो, भले ही वो ओरिजिनल हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे पास लेजिटिमेट अकाउंट्स है, फिर भी आप मुझे इंडिकेशन मत दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम लायक क्वेश्चन है, एग्जाम में हालांकि ये आया भी हुआ है आपका ये क्वेश्चन। चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपका आ रहा है द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कैटेगराइजेस द countries into the two groups based upon their compliance with anti-money laundering and the counter-terrorism financing standards। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने सर दो तरीके से हमारे पास कैटेगराइज किए हैं। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, ब्लैक लिस्टेड कंट्री, ग्रे लिस्टेड कंट्री। ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज को क्या बोलते हैं आपका सर, हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू द कॉल ऑफ एक्शन, और ग्रे कंट्री को क्या बोलते हैं सर, जुरिस्डिक्शन अंडर द इंक्रीज मॉनिटरिंग। तो चाहे तो आपका इसके ऊपर में क्वेश्चन बन जाए कि विच कंट्रीज आर नोन एज ग्रे कंट्रीज,
विच कंट्रीज आर नोन एज ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज, तो 3 कंट्रीज ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज में यू नो वेरी वेल। तो हमारे पास यहाँ पे ग्रे लिस्टेड कंपनी और ब्लैक लिस्टेड कंपनी आपके आते हैं, और ये ब्लैक लिस्टेड में कभी पाकिस्तान भी था। लेकिन एक चीज आपका जो इस पे क्वेश्चन बनेगा, याद रखेगा कि अगर कोई कंट्री आज का टाइम में ब्लैक लिस्ट कंट्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी वो ब्लैक लिस्ट कंपनी ही रहेगी, ब्लैक लिस्ट कंट्री ही रहेगी। अगर उसने एफएटीएफ के नॉर्म्स को यहां पे कंप्लाई कर दिया तो उसको ब्लैक लिस्टेड कंट्री से निकाल भी दिया जाएगा। जैसे पाकिस्तान 2008-10 तक 2014 तक ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज में था, बट उन्होंने एफएटीएफ के कंप्लायंस किए, उनको ब्लैक लिस्टेड कंट्री से निकाल दिया। तो जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहोगे, आपको निकाला भी जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। How frequently does the FATF Financial Action Task Force updates its list of high risk and monitor jurisdictions? तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कितने फ्रीक्वेंटली हमारे पास एफएटीएफ जो अपने यहाँ पे हाई रिस्क जुरिस्डिक्शंस के लिस्ट जो होते हैं वो उसको अपडेट्स करते रहते हैं। वंस इन एवरी मंथ, एवरी ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर, मार्च एंड सितंबर, 3 times a year, February, June and October, monthly as a part of regular intelligence report। क्या लग रहा है आपको, क्वार्टरली किया जाता है, क्या किया जाता है? एनीवन? अभिषेक सर, वेरी इजी क्वेश्चन। मंथली थोड़ी ना, कोई मंथली बेसिस पे कभी नहीं होता। मंथली बेसिस पे कभी भी आपका एफएटीएफ की लिस्ट अपडेट नहीं होती है। मैंने आप लोगों को बताया था 3 टाइम्स एक साल में ये अपडेट होता है। वो मंथ है आपका फरवरी का, वो मंथ है आपका जून का, वो मंथ है आपका अक्टूबर का। तो ये 3 टाइम एफएटीएफ के लिस्ट अपडेट होते हैं और इसमें बताए जाते हैं सालाना बेसिस पे कि कौन सी कंपनी आपके कौन सी कंट्री आपके ग्रे लिस्ट में है, कौन सी कंट्री आपके ब्लैक लिस्ट में है। तो वो 3 टाइम्स आपके ये 3 महीने में आपका अपडेट किया जाता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Easy question. The high risk jurisdiction subject to a call for action list, formerly known as the public statement, is also be called as what? तो high risk jurisdiction subject to call for action list, formerly be known as public statement, is also be commonly be known as what? Grey list, black list, restricted banking jurisdiction list, non cooperative countries list। चलिए सर, ये तो मैंने आंसर बता ही दिया था, द ब्लैक लिस्ट कंट्रीज। 3 फटाफट रैपिड फायर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चैट बॉक्स में रैपिड फायर क्वेश्चन का आंसर बताना स्टार्ट करें। क्रॉस बॉर्डर बायर ट्रांसफर की रिपोर्टिंग कब की जाती है? क्रॉस बॉर्डर बायर ट्रांसफर की रिपोर्टिंग कब की जाती है? कितने अमाउंट पे की जाएगी? फटाफट से बताइए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसीट आप मुझे बताइए कितने अमाउंट से एक्सीड होगा तो रिपोर्टिंग की जाएगी। फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मेरा तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि सर यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन जिसकी वैल्यू 50 लाख से एक्सीड कर रही है, सर उसकी रिपोर्टिंग कब की जाती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की जितने भी हमारे पास ट्रांजैक्शन है, अगर उसकी वैल्यू 50 लाख से एक्सीड कर रही है तो मुझे ये बताइए चैट बॉक्स में कि इसकी पीरियड, टाइम पीरियड बताना है आपको कि किस टाइम पे सर इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। चैट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए। क्या लग रहा है? रैपिड फायर क्वेश्चन फटाफट से। तो हमारे पास क्रॉस बॉर्डर बायर ट्रांसफर है तो 5 लाख रुपए, एकदम सही आंसर। 7 करोड़ मिलते हैं आप लोगों को, तो 5 लाख रुपए तो एकदम आपका करेक्ट आंसर है। अगला कह रहा है एनपीओ की रिसीट। सर
एनपीओ की रिसीट्स आपकी कितनी होगी, 10 लाख रुपए से अगर एक्सीड कर रही है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और इमॉल प्रॉपर्टी के 50 लाख से ट्रांजैक्शन एक्सीड होते हैं क्वार्टरली। कुणाल सर क्वार्टरली मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टरली, क्वार्टरली में कब करेंगे, किस डेट को करेंगे। क्वार्टरली मतलब यहां पे आप लोगों को हर एक क्वार्टर में अगले महीने के 15 तारीख तक रिपोर्टिंग हो जानी चाहिए। तो हमारे पास क्वार्टरली तो करना है, लेकिन आपका जो नेक्स्ट मंथ अप टू जो 15 आएगा ना, वो 15 तारीख तक रिपोर्टिंग हो जानी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। सर एसबीआई क्लर्क प्री 65 अटेम्प्ट, एनी चांस 90% एक्यूरेसी, 65 का अटेम्प्ट किया है आपने 90% एक्यूरेसी के साथ, तो यस ऑफ कोर्स देयर इज ए चांस। हाँ, लेकिन आप ऑलीबोर्ड के मेन चैनल पे पूछ लीजिए, ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास कह रहा है विच रिपोर्ट ऑफ द काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट्स अंडर द पीएमएलए, व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट। तो काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट्स आपके कौन से टाइप की रिपोर्ट है, नॉर्म्स बेस्ड रिपोर्ट, इवेंट बेस्ड रिपोर्ट, यूटिलिटी बेस्ड रिपोर्ट, रूल बेस्ड रिपोर्ट। हाँ जी, ओ माय गॉड, पहला ही क्वेश्चन अभिषेक सर, कुणाल सर आपका गलत हो गया, हाउ इट इज पॉसिबल। सर ये रूल बेस्ड रिपोर्ट है ना, इट्स अ रूल बेस्ड रिपोर्ट। काउंटरफिट मैंने आपको करवाए थे नॉर्म्स बेस्ड रिपोर्ट, इवेंट बेस्ड रिपोर्ट, रूल बेस्ड रिपोर्ट, और आपका यहां पे जो काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट्स है वो रूल बेस्ड रिपोर्ट है। नॉर्म्स बेस्ड रिपोर्ट कौन से होंगे सर, वो वाले कैश ट्रांजैक्शन वाले, जो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, नॉन प्रॉफिट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, वो सब हमारे पास कौन से माने जाते हैं, नॉर्म्स बेस्ड रिपोर्ट माने जाएंगे आपके। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मुझे बताइए विच ट्रांजैक्शन आर नॉट बी कंसीडर इंटीग्रली कनेक्टेड। तो इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन है जो इंटीग्रली कनेक्टेड नहीं माना जाता। Which transaction are not considered integrally connected? Transaction in a saving account and proprietary firm account, ये इंटीग्रली कनेक्टेड नहीं होते। ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट, पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंट, ट्रांजैक्शन अक्रॉस ऑल दी अकाउंट्स ऑफ कस्टमर फॉर द सेम पर्पस, ट्रांजैक्शन अक्रॉस ऑल दी अकाउंट्स ऑफ कस्टमर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। अभिषेक सर फिर से गलत कर रहे हो, वंस अगेन आपका एक और क्वेश्चन गलत हो गया। एग्जाम सर पे है 8 मार्च, ये वाले ऐसी गलती एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के। ये क्वेश्चन देखो ना, सेविंग अकाउंट और प्रोप्राइटरी फर्म का अकाउंट, मेरा खुद के दुकान का अकाउंट और मेरा अकाउंट दोनों तो इंटीग्रली कनेक्टेड है ना। अगर मैं अपने दुकान के नाम पर डिपॉजिट कर रहा हूं या मैं अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा हूं, बात तो सेम ही है, उसका ऑनरशिप तो मेरे पास ही है। लेकिन अगर मैं एक पार्टनरशिप फर्म में ऑपरेट हो रहा हूं, समझिएगा, मेरा खुद का फर्म है, उसमें अलग अलग पार्टनर्स काम कर रहे हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पार्टनर डी, और इनका अकाउंट अपना अपना सेविंग अकाउंट, क्या फर्म के अकाउंट से हम मैच कर देंगे, बोलेंगे इंटीग्रली कनेक्टेड है? नहीं, इनका जो सेविंग अकाउंट होगा और फर्म का जो करंट अकाउंट होगा वो दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है। सो ट्रांजैक्शन इन सेविंग अकाउंट एंड पार्टनरशिप अकाउंट, ये सेम कस्टमर में हमारे पास इंटीग्रली कनेक्टेड नहीं है। हाँ, नोट पर ध्यान नहीं रहा, ध्यान देना पड़ेगा अभिषेक सर, आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के ही आंसर देना है, तभी तो सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं आप सभी को मैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, चलो इसके लिए 15 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं आप सभी को। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ कस्टमर डिपॉजिट द 7 लाख रुपीज कैश इन देयर सेविंग अकाउंट एंड परचेज डिमांड ड्राफ्ट फॉर द 4 लाख इन अ कैश, हाउ विल बी you can be treat this transaction? Only the saving deposits accounts will be considered, only the demand draft purchase will be considered, both transaction will be clubbed together, they will excluded as they serve the different purpose. तो इस सिचुएशन में सर दोनों ही अकाउंट को हमें क्लब करना पड़ेगा। क्योंकि सर एक कस्टमर का 7 लाख का कैश में डिपॉजिट हो रहा है, साथ में डिमांड ड्राफ्ट भी परचेज कर रहा है 7 लाख का कैश में, तो ये सिचुएशन में दोनों पर्सन तो सेम ही लेवल पे अपना ऑपरेट कर रहे हैं ना, इस रीजन के कारण इनका अकाउंट को क्लब किया जाएगा और 10 लाख का जो अमाउंट हमने देखा कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका PYQ भी है, एग्जाम में पूछा गया था, सितंबर वाले एग्जाम में नहीं, ये आपके कौन से दिसंबर वाले एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान से पढ़ के मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। Are the transaction between the internal account of bank required to be reported in cash transaction report? तो आप मुझे बताइए कि जो इंटरनल अकाउंट्स हैं बैंक के अंदर में, उसके अंदर में किए गए ट्रांजैक्शंस को क्या हमारे पास रिपोर्ट करना रिक्वायर्ड है? तो सर इस सिचुएशन में रिपोर्ट करना बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों सर? द रीजन इज दैट ओनली अ कस्टमर रिलेटेड, जितने आपके कस्टमर रिलेटेड के ट्रांजैक्शन हैं, अगर बैंक का आपस में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो FIU के पास रिपोर्ट नहीं होगा। कैश अगर कस्टमर की तरफ से ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्योंकि ये कस्टमर बेस्ड रिपोर्ट आपका पूरा का पूरा PML उसके ऊपर में लगता है, इंटरनल बैंक ट्रांसफर अगर कुछ भी हो रही है तो उसकी यहां पे रिपोर्टिंग नहीं की जाती है सर। ऑप्शन नंबर डी वुड बी दी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है ये, मार्क कर लो इसको भी, वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आप सभी के लिए 15 सेकंड का टाइम है, आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए हमारे पास कह रहा है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रस्ट इन इंडिया टू एक्सेप्ट द डोनेशन फ्रॉम द ओवरसीज डोनर। अगर सर यहां पे कोई भी हमारे पास कोई डोनेशन एक्सेप्ट कर रहा है, कोई ओवरसीज एंटिटी, सॉरी कोई भी ट्रस्ट ओवरसीज से कोई डोनेशन ले रही है, तो वहां पे किसकी अप्रूवल लगेगी सर? अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। तो बहुत सारे यहां पे एस्पिरेंट ना ऑप्शन सी सिलेक्ट करके आते हैं एग्जाम में, वो कहते हैं सर अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड है। नहीं सर, अगर ओवरसीज अगर आपको रिसीट लेनी है डोनेशन की तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के परव्यू में आता है आपका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ही कराऊंगा, आगे देखते हैं कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका स्पेसिफिक आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ध्यान से इसका आंसर चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन इजी है तो मैं आप लोगों को बस 10 सेकंड का ही टाइम दूंगा, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू
थ्रेशहोल्ड वैल्यू क्या रहेगा फॉर रिपोर्टिंग एंटिटी फॉर काउंटरफिट करेंसी नोट्स टू द फिननेट पोर्टल। तो इस सिचुएशन के अंदर में सर काउंटरफिट करेंसी नोट्स की कोई थ्रेशहोल्ड वैल्यू नहीं है, सेम लाइक अ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के केसेस में भी 1 रुपए का भी हुआ। इसमें एक और चीज आ सकता है कि सर हमारे पास रिपोर्टिंग एंटिटी में रिपोर्टिंग कौन कौन से ट्रांजैक्शन को की जाती है, तो रिपोर्टिंग एंटिटी को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है जितने भी अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन है, जो भी आपके अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन है और जो भी आपके एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन है, इस पे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो चाहे वो एग्जीक्यूट हो गया या उसने अटेम्प्ट भी किया ना, उसकी भी रिपोर्टिंग की जाएगी। और काउंटरफिट करेंसी नोट में सर कोई भी थ्रेशहोल्ड वैल्यू प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विच डिपार्टमेंट एडमिनिस्टर दी यूएस इकोनॉमिक सैंक्शंस एंड एम्बार्गोस। तो इनमें से कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो यूएस इकोनॉमी के सैंक्शंस को या एम्बार्गो को सैंक्शन लगाता है, कौन सा डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करता है। Which departments basically we administer the US economic sanction and embargoes? Department of Commerce, Office of Foreign Asset and Control, Department of State, Federal Reserve। देखिए हमारे पास यूएस इकोनॉमिक के सैंक्शन और एम्बार्गोस के केसेस में जो आपका डिपार्टमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, वो ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट एंड कंट्रोल है। तो ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट एंड कंट्रोल मतलब सर अगर कोई भी वेपन्स की इधर उधर ट्रांसफर की जा रही है या कोई ड्रग्स की ट्रांसफर की जा रही है, उस सिचुएशन में जो डिपार्टमेंट आपका एडमिनिस्ट्रेशन करता है वो ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट को दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी थोड़ा स्टैटिक पोर्शन है, हाँ थोड़ा स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आपका PYQ है। मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ड्यू डिलिजेंस टिपिकली आप यहां पे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके टेस्ट में भी पूछा था, एमएल केवाईसी का जब आपका टेस्ट हुआ था ना मॉड्यूल ए का, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। Annually is the correct answer. So option number C is absolutely be correct. Question number 9 ध्यान से करिएगा, मार्क कर लीजिए इसको भी, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको भी इंपॉर्टेंट, और मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए हमारे पास ये स्पेसिफिक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज दैट मिनिस्ट्री विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद FATF एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताइए हमारे पास टू होम
डज द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स इंडिया रिपोर्ट्स। तो जो एफआईयू है वो किसको रिपोर्ट करता है? एफआईयू आपका किसको रिपोर्ट करेगा? फटाफट से इसका आंसर लिख दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, या फिर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो आपका यहां पे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स ऑफ इंडिया है ना, ये जनरली आपका रिपोर्ट करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को। कि आगे आप देखिए हमें सस्पिशियस लग रहा है ट्रांजैक्शन को, तो इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए आगे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को भेजा जाता है। इसको भी मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पक्का आ सकता है ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन जो है ना 11 और 12, ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। इसके आने की संभावना किसी भी शिफ्ट में डेमोंस्ट्रेट होती ही होती है। पहले भी आए हैं और आपके 8 मार्च के एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में जब भी आपका होगा, उसमें ये क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत है। मुझे बताओ, व्हाट सिस्टम डिड द एफआईयू इंडिया लॉन्चिंग इन अक्टूबर 2012 फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए इसमें से कौन सा सिस्टम एफआईयू इंडिया ने लॉन्च किया था? फिनकोर, फिननेट, फिनगेट, फेरा पोर्टल। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करें। फिनकोर, फिननेट, फिनगेट, फेरा पोर्टल। देखिए कुणाल सर, इसका करेक्ट आंसर है फिननेट। चलो इसके बताता हूं मैं, पहले इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं। उसका एक्सप्लेनेशन अभी दे रहा हूं मैं आपको, पहले इसका आंसर बताएं। What portal रिपोर्टिंग एंटिटी आर यूजिंग फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग टू द एफआईयू इंडिया? ये है आपका फिनगेट। देखिएगा, जो सिस्टम यहां पे अक्टूबर 2012 में ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए आया था ना, उस सिस्टम को फिननेट बोला जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग ऑनलाइन। तो फिननेट, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसकी रिपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिकली की जाती है, इसके नाम पे फिननेट लगा हुआ है। लेकिन अब वो फिननेट एक प्लेटफॉर्म है, वहां से एक रिपोर्टिंग एंटिटी कैसे रिपोर्टिंग करती है सर? जब आप कल को एमएल केवाईसी ऑफिसर बन जाओगे या डिपार्टमेंट में काम करोगे, तो आपको फिनगेट का एक्सेस दिया जाएगा। तो वो फिनगेट में आप लॉगिन करते हो, ऑथराइज्ड जो भी आपके पास सिक्योरिटी, जो भी पासवर्ड्स होते हैं, लॉगिन आपके क्रेडेंशियल होते हैं, एंड उसके बेसिस पे जितने भी ट्रांजैक्शन है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, आपके यहां पे आपके कैश ट्रांजैक्शन हो गए, नॉन प्रॉफिट ट्रांजैक्शन हो गए, काउंटरफिट करेंसी ट्रांजैक्शन हो गए, वो आपके फिनगेट से किए जाते हैं। तो ये दो क्वेश्चन में ना जनरली बैंकर और जनरली एस्पिरेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर फिननेट किस में, फिनगेट किस में। मतलब घर में एंट्री कैसे होती है सर? गेट से ना। तो आप लोग रिपोर्टिंग कैसे करोगे? गेट से रिपोर्टिंग करोगे। लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो फिननेट का है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपस में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू है आपके लिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हाट मॉनेटरी पेनल्टी मे बी इम्पोज फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशंस। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में बताइए कि अगर हमारे पास आपने रिपोर्टिंग नहीं की, अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की तो रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर में कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी? तो ये पेनल्टी किसके ऊपर में लगता है सर? रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर में लगता है। So generally this penalty has been imposed on reporting entity. तो मैंने आप लोगों को बताया था मिनिमम पेनल्टी सर 10,000 रुपए की लगती है, मैक्सिमम यहां पे आपका 1,00,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा। दिस इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम पेनल्टी यू हैव राइट नाउ। ओके, क्या याद है आपको वो बेनिफिशियल ऑनर वाला कॉन्सेप्ट जिसमें कहीं ना कहीं आपके पसीने छुटा दिया था? वही बेनिफिशियल ऑनर वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से आ चुका है। चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
हाँ जी, हु क्वालिफाई एज अ बेनिफिशियल ओनर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस ऑफ ड्यू डिलिजेंस। तो मैंने आपको बताया था ना, कंप्लायंस के पर्सपेक्टिव से, ड्यू डिलिजेंस के पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल ओनर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेनिफिशियल ओनर में मान लो अगर स्पाउस भी है ना और उन्होंने कंबाइंड में कोई शेयर को होल्ड किया है और वो 25% से ऊपर है, तो सर वो दोनों ही बेनिफिशियल ओनर के अंदर में आ जाएंगे। मैं अकेला होल्ड कर रहा हूं 25% से ज्यादा, मैं भी बेनिफिशियल ओनर में आऊंगा। लेकिन बेनिफिशियल ओनर में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने केस स्टडी आपको पेड क्लास में करवाया था आपके बैच में, वही केस स्टडीज आपके एग्जाम में भी आएगा। कल उसके ऊपर में एक बहुत बड़ा केस स्टडी कराऊंगा मैं आपको। अभी बेनिफिशियल ओनर कौन बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ आपका नेचुरल पर्सन ही बन सकता है। तो यहां पे कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता बेनिफिशियल ओनर, दैट इज नॉट बी अलाउड एट ऑल। जिसमें फर्म के केसेस में आपका अलग बेनिफिशियल ओनर था बनने का क्राइटेरिया, कंपनी के केसेस में अलग क्राइटेरिया था, ट्रस्ट के केसेस में अलग क्राइटेरिया था। इस पे एक पूरा डिटेल केस स्टडी करवाऊंगा और पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको पूरा समझा दूंगा कल वाले सेशन में। अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 15, what is the notable feature for PMLA regarding its effect on the other statute? क्या लग रहा है आप सभी को? ओहो, गलत कर रहे हो फिर से। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, चाहे आपका सीआरपीसी एक्ट कुछ भी बोले, इंडियन पिनल कोड कुछ भी बोले, सिविल प्रोसीजर कोड कुछ भी बोले, क्योंकि ये भी तो पनिशमेंट डिफाइन करते हैं ना। ये जो अलग अलग एक्ट है ये भी तो बताते हैं कि अगर आपने फ्रॉड किया, 420 का सेक्शन जो आईपीसी के अंदर में, और यहां पे भी आपने कुछ फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन की है, तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना, दो लॉ आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आईपीसी कोड कह रहे इतना पेनल्टी होना चाहिए, इतनी पनिशमेंट होनी चाहिए, पीएमएलए कह रहे इतना होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कौन? ओवरराइड करेगा, पीएमएलए ओवरराइड करेगा। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो इट्स अ ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर एनी अदर स्टैच्यू, ठीक है ना? तो क्या लिखे थे? डी लिखे थे, एब्सोल्युटली करेक्ट। डी लिखे हो तो सही है आपका आंसर, बाकी अगर ई लिखे हो तो आपका आंसर गलत है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के मुझे आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए प्रॉपर मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम देता हूं। आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इन रिलेशन टू द डेजिग्नेटेड डायरेक्टर अंडर द केवाईसी गाइडलाइंस। अच्छा, कह रहा है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है सारे के सारे कंप्लायंसेस को करने के लिए विद केवाईसी ऑब्लिगेशन। एकदम सही सर, ये एकदम ट्रू है। कह रहा है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर मस्ट बी नॉमिनेटेड, तो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर कौन नॉमिनेट करता है सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका नॉमिनेट करता है। एकदम सही, ये भी सही हो गया। कह रहा है प्रिंसिपल ऑफिसर कैन बी द डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। एकदम गलत सर, प्रिंसिपल ऑफिसर डेजिग्नेटेड डायरेक्टर के अंदर में काम करता है। और डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, याद कीजिए सेशन मैंने आपको बताया था, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की पोजीशन हाई होती है, प्रिंसिपल ऑफिसर उसके नीचे काम करता है। रिपोर्टिंग करने के काम प्रिंसिपल ऑफिसर की है, सारी कंप्लायंस हो रही है कि नहीं। डायरेक्टर जो होगा डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, वो सुपरविजन करेगा और सारी चीजों को इंश्योर करेगा अच्छे तरीके से कंप्लायंस हो पा रही है कि नहीं। और प्रिंसिपल ऑफिसर इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो कि कंप्लायंस करता है। तो प्रिंसिपल ऑफिसर आपका डेजिग्नेटेड डायरेक्टर नहीं हो सकता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बोथ द थिंग्स। फर्स्ट और सेकेंड आंसर ही आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, ध्यान से पढ़िएगा इसको भी। 15 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं आप सभी को, बताइए हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। चलो इजी क्वेश्चन है तो मिल जाएंगे आपको पूरे नंबर। कह रहा है सिडबी केवाईसी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स आपको ट्रू लग रहा है। पहला कह रहा है कि मॉनिटर करने का काम होता है सर कस्टमर के रिस्क प्रोफाइल को, एकदम करेक्ट आंसर सर। फिर कह रहा है कि क्रॉस चेक और डिमांड ड्राफ्ट को प्रेफर किया जाएगा पेमेंट मेथड में। सर ये तो कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। हाँ लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते कभी कभी बोनस के नंबर दिलवाने के लिए। ये आपका फॉल्स होगा क्योंकि सर कैश ट्रांजेक्शन आर अलाउड फॉर हाई रिस्क कस्टमर, बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी को ये क्वेश्चन करने के लिए फिर से 10 सेकंड का ही मैं टाइम दूंगा, फटाफट से लिख दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो कह रहा है सर नो योर कस्टमर, और हमारे पास दूसरा चीज आपका कह रहा है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में सीएफटी की कुछ गाइडलाइंस है ना, सीएफटी की कुछ गाइडलाइंस है जिसको सर यहां पे फॉलो करना पड़ता है एंड विच इज बेसिकली टू प्रिवेंट द बैंक फ्रॉम यूजिंग, और इंटेंशनली और इनटेंशनली आप कोई भी यहां पे क्रिमिनल एलिमेंट्स के काम नहीं कर सकते। तो सीएफटी का मतलब क्या होता है, सीएफटी का मतलब होता है कॉम्बैट अगेंस्ट द फाइनेंसिंग टेररिज्म। जो टेररिज्म को फंडिंग की जाती है उसके खिलाफ लड़ने को कहते हैं कॉम्बैट अगेंस्ट द फाइनेंसिंग टेररिज्म। ऑप्शन डी एब्सोल्युटली भी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा, 10 सेकंड का टाइम दूंगा आप सभी को, फटाफट से बता दीजिए इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं। चलिए जी, क्या कह रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द केवाईसी नो योर कस्टमर रेगुलेशंस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। केवाईसी का मतलब होता है सर नो योर कस्टमर, एकदम सही। इट वाज इंट्रोड्यूस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आर यू श्योर, हाँ जी सर एकदम सही है। बस बैंकर इस पे ही जनरली कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स की, ऑप्शन बी नहीं होगा, बट ऑप्शन बी के अंदर में ही केवाईसी नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। केवाईसी में आईडी कार्ड वेरिफिकेशन लगता है, बाकी तो कुछ था ही नहीं, बस ये पॉइंट के कारण ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग बन जाता है। चलो तो हमारे पास यहां पे ये भी ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ई इज एब्सोल्युटली भी करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग में सर कौन कौन से स्टेप्स आपके इन्वॉल्व हैं, चैट बॉक्स में मुझे इनमें से करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। बस मैं आपको 7 सेकंड दूंगा, क्विकली आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि फर्स्ट डे में ही हमने ये डिस्कस कर लिया था आपके बैच में। हाँ जी सर, पहले दिन में ही मैंने आपको पीएलआई करवाया था, पीएलआई पीएलआई पीएलआई, प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीग्रेशन, 3 ही तो स्टेज होते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 इज एब्सोल्युटली भी करेक्ट आंसर। काउंटर फिटिंग तो सर वो दूसरा आ गया ना, रिपोर्टिंग वाले में आ गया ना वो। हाँ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं आप सभी को, अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट करें। देखिए सर क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है इन ड्यूरेशन टाइम ऑफ द केवाईसी द नो योर कस्टमर
फॉर्मेलिटीज मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर हाई रिस्क है, ओ माय गॉड, हाई रिस्क कस्टमर के लिए आपको जो केवाईसी की नॉर्म है हर 2 साल के अंदर में करनी पड़ेगी। अच्छा, साथ में इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी कर ले, लो रिस्क के लिए और मीडियम रिस्क के लिए भी बताओ। अभिषेक सर चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, लो रिस्क है तो कितने टाइम में केवाईसी करना पड़ेगा, और आपका यहां पे हाई रिस्क तो कर ही लिया, मीडियम रिस्क है तब कितना करना पड़ेगा। डू यू नो द आंसर? इस पे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो चैट बॉक्स में मुझे बताओ, लो रिस्क के लिए केवाईसी कब करनी पड़ेगी, मीडियम रिस्क के लिए कितनी करनी पड़ेगी। दैट्स ग्रेट। हाँ जल्दी जल्दी लिखिए, हमारे पास कितने साल में होगा। तो इस पे जनरली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट, मैं आप लोगों का यहां पे कवर करा रहा हूं। हमारे पास 10 साल और 8 साल इज द एब्सोल्युटली, क्लास में भी मैंने आपको बताया था लो रिस्क के लिए आपका 10 ईयर रहेगा, और जो हमारे पास मीडियम रिस्क के लिए है सर वो 8 साल का टाइम पीरियड होगा केवाईसी करने के लिए। एब्सोल्युटली भी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा, ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था जो कि सितंबर में आपका पूछा गया था, सितंबर 2024 के एग्जाम में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। Which of the following is not a source of illegal income? सर देखिए, ड्रग ट्रैफिकिंग है, स्मगलिंग भी है, चैरिटी भी नहीं सर। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, चैरिटी करना कोई आपका सोर्स ऑफ इलीगल इनकम नहीं है। मेरे पास पैसा, मैं चैरिटी दे रहा हूं, लेकिन अगर वो एक्सीडिंग अमाउंट से ज्यादा होता है तब उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी, और पैसा कहां से आया मेरे पास, उस पर अगर कुछ सस्पिशियस हुआ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली भी करेक्ट आंसर। अच्छा मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आप सभी को इसका करेक्ट आंसर करने के लिए दिया जाता है पूरे 10 सेकेंड। हाँ जी गाइस, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, जल्दी बताइए। कोरेस्पोंडेंट बैंक के लिए ड्यू डिलिजेंस कितने टाइम पीरियड में आप लोगों को करने की रिक्वायरमेंट है। देखिए, कोरेस्पोंडेंट बैंक हो या आप कोई भी बैंक हो, द ड्यू डिलिजेंस टिपिकली बी कंडक्टेड ऑन अ कोरेस्पोंडिंग मंथली बेसिस पे आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे बताइए, ये क्वेश्चन आपका मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आने के इसके पूरे चांसेस हैं। चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है सर, एट व्हाट पॉइंट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, एट व्हाट पॉइंट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर बैंक टू बी डिस्टिंग्विश बिटवीन द लीगल एंड द इलीगल फंड्स। सर लेयरिंग के टाइम पे डिफिकल्ट नहीं होता, इंटीग्रेशन के टाइम पे डिफिकल्ट होता है। ध्यान दीजिएगा कुणाल सर, जब आप मल्टीपल अकाउंट ट्रांजैक्शन ट्रांसफर करते हो, जब आप स्मॉल स्मॉल अकाउंट में जमा कराओगे, पहले स्टेज में क्या था, पहले स्टेज में प्लेसमेंट था आपका, आप स्मॉल स्मॉल अमाउंट जमा करा रहे हो तो वहां पे आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है। लेकिन जब उसके बाद आप लेयरिंग करोगे, मल्टीपल अकाउंट ट्रांसफर होगा, लेयरिंग करने के बाद इंटीग्रेशन होगा उसका, अब इंटीग्रेशन में किसके अकाउंट में गया, कहां गया, कुछ पता नहीं लगता वहां पे सर। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट, इंटीग्रेशन इज द वेरी डिफिकल्ट लेयर ऑफ योर
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इसका आंसर बताएं मुझे आप। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि ब्रांच में ओपन, ब्रांच यहां पे अकाउंट को ओपन कर सकती है उन कस्टमर के लिए हु आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द केवाईसी डॉक्यूमेंट। अच्छा, वो वाला पॉइंट आ गया सर कि बिना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के अगर हम यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाना चाहते तो अकाउंट क्या ओपन हो जाएगा। मैंने पूरा टॉपिक इस पे करवाया था आपको, लगभग मैंने आपको बताया था कि 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक पे। तो यहां पे कह रहा है कि अगर आपका पेमेंट करना चाहता है कितना अकाउंट में बैलेंस होगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो जिसमें से क्वेश्चन आपका आता है कि समेशन इन ऑल द अकाउंट्स टुगेदर शैल नॉट बी एक्सीडेड इन अ ईयर। तो एक साल में इनका जो टोटल क्रेडिट है वो टोटल क्रेडिट कितने से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास वो कह रहा है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए से आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली बी करेक्ट आंसर। ओहो, क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन। चलिए तो चैट बॉक्स में मुझे आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है सर हाउ मेनी नॉन कंप्लायंट्स और अ पार्शियल कंप्लायंट्स, कितने नॉन कंप्लायंट्स और कितने पार्शियल कंप्लायंट्स रेटिंग्स फॉर द टेक्निकल कंप्लायंस वुड बी लीड टू द पुअर रिजल्ट्स इन द म्यूचुअल इवैल्यूएशन। तो आपने एफएटीएस की कितने ऐसे कंप्लाइंट, एफएटीएफ के कितने ऐसे कंप्लाइंट्स हैं अगर आप नहीं करते हो तो आपका माना जाता है कि पुअर कंप्लाइंस सिस्टम इन रिलेशन टू द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। क्या वो 10 और उससे ज्यादा है, 5 और उससे ज्यादा है, 20 और उससे ज्यादा है, या 15 से उससे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 20 या 20 से ज्यादा एफएटीएफ के जो नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड हैं, अगर आप उसकी कंप्लायंस नहीं करते हो दैट शोइंग यू आर अ पुअर कंप्लायंस सिस्टम इन रिलेशन टू द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है, अच्छा क्वेश्चन है। मुझे चैट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड का टाइम वंस अगेन आप सभी को मैं दे रहा हूं, आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है which act entrusted the director of enforcement with the enforcement of certain provision related to the money laundering। तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इनमें से कौन सा एक्ट है जो कि इंटरेस्ट करता है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट को कि आप कुछ प्रोविजन को इन्फोर्स कर सकते हो। सर कह रहा है वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, द फाइनेंशियल क्राइम्स एक्ट 1999, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, द मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट 2004, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। बहुत इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे ये रहा। आप सभी को प्रॉपर 15 सेकेंड्स का टाइम दिया जा रहा है और इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आप लोगों का ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चैट बॉक्स में मुझे आप बताइए कौन सा करेक्ट आंसर यहां पे होगा।
हाँ जी गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 चैट बॉक्स में लिख दीजिए, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अ टेररिस्ट एक्ट दैट डज नॉट रिजल्ट इन द डेथ ऑफ एनी पर्सन अंडर सेक्शन 16। मतलब कोई भी ऐसा टेररिस्ट अटैक किया गया जिसमें किसी भी पर्सन की डेथ नहीं हुई है। तो जैसे वो आया था ना, हमारे पास कसाब आया था ना इंडिया में ताजमहल पे अटैक करने के लिए, तो उसमें बहुत लोगों की उसने जान ली थी, तो उसके लिए अलग पनिशमेंट है। उसको पता है आप लोगों को क्या आंसर होगा, मुझे भी पता है, इंस्टीट्यूट को भी पता है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई टेररिस्ट भारत में आ जाता है और उसने कोई डेथ नहीं की है, कुछ जबरन किया या कुछ अपनी डिमांड यहाँ पे करवाना चाहता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको कितना जेल होगा या कितनी पेनल्टी लगेगी। तो मैं आपको बता दूं, उस सिचुएशन में 5 साल की मिनिमम जेल होती है, 5 साल से कम की तो जेल होगी नहीं, जिसे बढ़ा के लाइफ इंप्रिजमेंट भी किया जा सकता है और साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है उसके ऊपर में, और फाइन ना पे करने की वजह से इंप्रिजमेंट को भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये हमने पूरा टॉपिक समझा था अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी द प्रिवेंशन एक्ट 1967। दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन आपका, फिर से दोबारा पूछा जा सकता है। तो चैट बॉक्स में मुझे आप लोग बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कह रहे हैं वो कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसके अंदर में आपका एफएटीएफ को स्टैब्लिश किया गया है। हाँ जी, वो है आपका यहां पे G7 इकोनॉमिक समिट, G20 इकोनॉमिक समिट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मुझे तो सर ऑप्शन सी लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्या आपको भी ऑप्शन सी लग रहा है? अगर आपको ऑप्शन सी लग रहा है तो आप गलत हो, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है G7 की इकोनॉमिक समिट। तो G7 की इकोनॉमिक समिट के अंदर में एफएटीएफ के को स्टैब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल इस समिट के अंदर में, और वो अपने स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, एफएटीएफ के कितने मेंबर्स हैं? चैट बॉक्स में लिखिए। एफएटीएफ के टोटल कितने मेंबर हैं? चैट बॉक्स में एक बार लिखिए। हाउ मेनी मेंबर्स राइट नाउ वी हैव इन केस ऑफ एफएटीएफ? तो एफएटीएफ में कितने अभी के टाइम में कंट्री एज अ मेंबर है? क्या किसी को याद है? एनीवन? एफएटीएफ में कितने कंट्री मेंबर हैं अभी? आज के टाइम में रिवीजन हो चुका है सर, और एक कंट्री और ऐड हो चुकी है। 40 कंट्री इज योर मेंबर राइट नाउ। तो हमारे पास टोटल 40 कंट्री है जो कि एफएटीएफ के अभी क्या है? मेंबर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक कंट्री और ऐड हो चुका है, अभिषेक सर एंड कुणाल सर। राइट नाउ वी हैव द 40। चलिए, तो इसका आंसर बताएं फिर आप लोग। देखिए क्वेश्चन अच्छा है ये क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट इज द पनिशमेंट, कितनी पनिशमेंट होगी फॉर टेररिस्ट एक्ट रिजल्ट इन द डेथ ऑफ एनी पर्सन। तो अगर किसी की डेथ हो गई है तो सेक्शन 16 अप्लाई हो जाएगा, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो वहां पे क्या होगी सर? 5 साल की जेल, लाइफ की इंप्रिजमेंट बिना कोई फाइन, 10 साल की जेल और फाइन। अभिषेक सर भूल गए लगता है आप, डेथ पेनल्टी अभी तो बताया था कसाब वाला, अभी तो आपको बताया ना कसाब वाला। कसाब जब आया था तो डेथ पेनल्टी तो उसको मिली थी ना, या तो डेथ पेनल्टी और लगा हुआ है यहां पे देखो, या तो डेथ पेनल्टी मिलेगी या तो जिंदगी भर की कारावास, जैसे कसाब को हुआ था, डेथ पेनल्टी दी थी कोर्ट, यहां पे क्या दे सकती है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में लाइफ इंप्रिजमेंट भी दे सकती है और यहां पे जेल भी भेज सकती है। तो ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, आप मुझे उसका आंसर चैट बॉक्स में बताना।
कौन सा क्वेश्चन है? एंटी अब्यूज एक्ट पे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे। एंटी ड्रग अब्यूज एक्ट, एंटी ड्रग्स अब्यूज एक्ट 1988 में कितने डॉलर के ट्रांजैक्शन एक्सीड होगी तो वहां पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है? डू यू नो द आंसर? एंटी ड्रग अब्यूज एक्ट, एंटी ड्रग, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 एंटी ड्रग अब्यूज एक्ट के अंदर में 1988 के अंदर में मुझे ये बताइए कितने थ्रेशहोल्ड वैल्यू की अमाउंट एक्सीड होगी तो वहां पे सर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये एक्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। क्या वो थ्रेशहोल्ड वैल्यू आप मुझे बता सकते हो इन फॉर्म ऑफ डॉलर? 1000 डॉलर कह रहे हैं अभिषेक सर। देखिए अभिषेक सर, मॉनेटरी थ्रेशहोल्ड लिमिट है हमारे पास इन केस ऑफ आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन हुज वैल्यू आर एक्सीडिंग दी $3000। मुझे पता था इसमें भी आप गलती करोगे, तभी मैंने बोनस क्वेश्चन इसके फॉर्म में आपसे पूछ लिया। 3000 वैल्यू की अगर ट्रांजैक्शन एक्सीड होती है तो एंटी ड्रग्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट किया जाएगा और ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग भी की जाएगी। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फॉर द टाइम हम पहुंचते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी को मैं 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। हाँ जी गाइस, टाइम इज अप। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा हमारे पास? कह रहा है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द बेनिफिशियरी बैंक, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द बेनिफिशियरी बैंक रिस्ट्रिक्ट। तो बेनिफिशियरी बैंक यहां पे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और इवन टर्मिनेट कर सकती है बिजनेस रिलेशन को विद ऑर्डरिंग बैंक। तो सर ये किसके ऊपर में क्वेश्चन बन गया आपका? वो जो हमने कोरस्पोंडेंट बैंक किया था ना, वो कोरस्पोंडेंट बैंक के ऊपर में ये क्वेश्चन है। तो कह रहे कब आपका यहां पे बिजनेस रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा या खत्म भी कर सकते हैं? जब ऑर्डरी बैंक आपका फॉरेन बैंक हो, जब ऑर्डरिंग बैंक अफेक्ट करती है ट्रांसफर जिसकी वैल्यू 50,000 से एक्सीड करती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जब ऑर्डरी बैंक कोई भी रिमिटर की इंफॉर्मेशन छुपा रहा है, वो रिमिटर की इंफॉर्मेशन नहीं दे जा रहा है, तो इसका इंप्लाइड मतलब क्या होगा सर? इंप्लाइड मतलब यही है कि वो रिमिटर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर में है, तभी उसकी इंफॉर्मेशन को छुपाई जा रही है। तो ऐसे कहीं ना कहीं ऑर्डरी बैंक के साथ आप बिल्कुल भी कोई बिजनेस नहीं करोगे और सारे बिजनेस को खत्म कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजी, अगेन 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका समय शुरू होता है अब। कह रहे हैं हमारे पास कि अगर आप इंश्योर करना चाहते हो सारे कंप्लायंसेस अंडर सेक्शन 13 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सारे कंप्लायंसेस आप कवर करना चाहते हो, तो बैंक को यहां पे एडवाइस किया गया है कि आपको नॉमिनेट करना पड़ेगा एक डायरेक्टर अपने बोर्ड में, और उस डायरेक्टर को हम बोलेंगे डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था सर ये, और ऐसे क्वेश्चन आते, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं आपके, इजी वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, एज यू नो वेरी वेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन को कर लीजिए इंपॉर्टेंट एंड बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यही है ना, एज पर आरबीआई। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है क्या? अच्छा ओके, थोड़े ऑप्शंस में गड़बड़ी है तो आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये हैं आपके ऑप्शन। मैं थोड़ा सा चेंज भी कर देता हूं व्हाइट कलर से। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा?
ए बी सी डी। हाँ, तो अब आई थिंक थोड़ा विजिबल है आप लोगों को। तो बताइए इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है सर, एज पर केवाईसी डायरेक्शन, एज पर केवाईसी डायरेक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक शुड इंश्योर, बैंक इंश्योर करेगी कि सर कोई भी रिमिटेंस, एनी रिमिटेंस ऑफ फंड्स, कोई भी आप रिमिटेंस कर रहे हो बाय वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, मेल टेलीग्राफ ट्रांसफर और कोई भी टाइप के मोड से, तो आप ट्रेवलर चेक को इशू करोगे जिसकी वैल्यू डैश से अफेक्ट होगी। अगर आपकी वैल्यू एक अमाउंट से एक्सीड कर रही है तो वो आपको कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करके ही करना है, या फिर उससे चेक लेके ही ट्रेवलर चेक इशू करोगे, आप उसे कैश के फॉर्म में नहीं कर सकते, है ना। तो उस सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि सर उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर जाती है तब। सर 1 लाख से ऊपर जाएगी तो मैंडेटरी है ही, लेकिन अगर 70,000 होगा तो मैंडेटरी नहीं है, एब्सोल्युटली है। तो अगर उसकी वैल्यू, अगर ट्रैवलर चेक की वैल्यू 50,000 से एक्सीड होती है तो आपको कस्टमर का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, कैश नहीं ले सकते उसके बदले में। अगर 50,000 से कम है तब आप ट्रैवलर चेक इशू कर सकते हो बाय एक्सेप्टिंग द कैश, तब बिना कोई डेबिट किया अकाउंट या बिना कोई चेक की सिक्योरिटी में आप यहां पे ट्रैवलर चेक इशू कर सकते हो। बट 50,000 से वैल्यू एक्सीड किया तब आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट चेक या कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करके ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को 20 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं और आपका समय शुरू हो रहा है अब। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? कह रहा है एज पर द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर स्मॉल अकाउंट। ओ हो, तो सर स्मॉल अकाउंट की बात की जा रही है। द बैंक नीड टू बी सीक ओनली अ फोटोग्राफ, तो बैंक को रिक्वायर्ड है कि आप सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ लीजिए अकाउंट होल्डर की और सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ एड्रेस लीजिए। ठीक है सर। अब कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द अकाउंट एट एनी टाइम, तो उसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है किसी भी समय में वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 50,000 से। एकदम सही सर। और जो उसका टोटल क्रेडिट है, अगर मैं टोटल क्रेडिट की बात करूं तो वो आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए 1 लाख रुपए पर ईयर, ये भी सही है सर। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे विड्रॉल। तो बताइए विड्रॉल इंक्लूडिंग द अदर डेबिट 1 महीने में पर मंथ वो एक्सीड नहीं करेगा, कितने अमाउंट से? 10,000 रुपीज इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। रियली ग्रेट, ग्रेट। जितने भी एस्पिरेंट्स चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन सी सिलेक्ट कर रहे हो, एब्सोल्युटली आपका आंसर यहां पे करेक्ट है। एक केस स्टडी करते हैं फिर। दिस इज योर केस स्टडी, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और मैं आप सभी को इस क्वेश्चन को करने के लिए पूरे 15 सेकेंड दे रहा हूं और आपका समय शुरू होता है अब। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है श्री पीके शर्मा, अच्छा पीके हैं, ये ओल्ड मैन है जो कि 65 ईयर के हैं, वो अपने बेटे के साथ रह रहे हैं नोएडा के अंदर में। ओके,
ही हैज नो इंडिपेंडेंट प्रूफ, उनके पास कोई भी इंडिपेंडेंट प्रूफ नहीं है रेजिडेंट का। अच्छा सर, कह रहा है वो आपके ब्रांच में आते हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि सर मुझे अब सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो बताओ अब आप क्या करोगे, क्या उसके अकाउंट को ओपन करोगे? एब्सोल्युटली आप अकाउंट की ओपन कर दोगे। आप उनसे क्या मांगोगे? आप बोलोगे यूटिलिटी बिल दे दो, यूटिलिटी बिल दे दो और उसके बेसिस पे हम आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो वहां पे अगर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं दे पाते तो आप ये बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा या वाटर बिल आता होगा, यूटिलिटी बिल जो भी यूज से रिलेटेड जो भी आपके बिल है वो दे दो, उससे कहीं ना कहीं रेजिडेंस प्रूफ मिल जाएगा हमें। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? एब्सोल्युटली भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन को करने के लिए पूरे 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं मैं आप सभी को और आपका समय शुरू होता है अब। देखिए सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है एज रिगार्ड द कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी क्या कहता है कि कस्टमर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनके साथ ट्रांजैक्शन में एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वही कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी आपका कहता है। कह रहा है नो अकाउंट, हम कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करेंगे किसी भी एनोनिमस और फिक्टिडियस बेनामी नेम का, ऐसा नहीं है सर, ये हमारे पास ट्रू है। आप एनोनिमस अकाउंट्स पे, फिक्टिडियस बेनामी नेम पे अकाउंट्स ऐसे नहीं होते कि ओपन नहीं होते। दूसरा हमारे पास कह रहा है कि नो अकाउंट शुड बी, अच्छा नॉट ट्रू पूछा है ना, नॉट ट्रू पूछा है, तो नो अकाउंट शुड बी ओपनड और एग्जिस्टिंग अकाउंट इज क्लोज्ड वेयर द बैंक इज अनेबल टू अप्लाई द एप्रोप्रिएट। हाँ, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस आपका नहीं हुआ तो आप अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। कह रहा है कि बैंक शुड बी प्रिपेयर अ प्रोफाइल फॉर ईच न्यू कस्टमर बेस्ड अपॉन इट्स रिस्क कैटेगराइजेशन। और चौथा कह रहा है कि एनपीओ और एनजीओस जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा प्रमोट किए गए हैं तो उसे सर ऑटोमेटिकली हम हाई रिस्क कस्टमर में नहीं डाल सकते। सर अगर कोई ऐसा एनपीओ अकाउंट आपका अगर ऐसा कोई एनपीओ अकाउंट, हाँ अगर सर हमारे पास यहां पे ऐसा कोई हमारे पास यहां पे अकाउंट जो कि एनपीओ एनजीओ से प्रमोटेड है उसे ऑटोमेटिकली हम हाई रिस्क में थोड़ी ना क्लासिफाइड कर सकते हैं, ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप सभी को पूरे 10 सेकेंड्स मैं दे रहा हूं, चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप हमें बताइए इस क्वेश्चन के अंदर में कि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो कि आपका यहां पे एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं माना जा सकता व्हाइल ओपनिंग एन अकाउंट। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आप कभी भी नहीं कह सकते ये पकड़ो राशन कार्ड और मेरा अकाउंट ओपन कर दो। देखो सर, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड इज एक्सेप्टेबल फॉर ओपनिंग द अकाउंट, लेकिन कोई राशन कार्ड आ गया तो वो फैमिली का होता है राशन कार्ड। इंडिविजुअल का अकाउंट ओपन करवाने के लिए आए हो तो आप राशन कार्ड के बेसिस पे थोड़ी ना कर सकते, आइडेंटिटी आपका नहीं साबित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लें इसको भी, एग्जाम में आ सकता है आपका। चैट बॉक्स में लिख दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सर ऐसे क्वेश्चन में तो आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए, बीइंग एन अ बैंकर आप लोग तो इसको देखते ही आंसर दे सकते हो। तो बताओ इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस बाय बैंक व्हाइल ओपनिंग एन अकाउंट। सर पैन कार्ड पे कहां होता है एड्रेस की डिटेल, बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ प्रियंका मैम,
कंफ्यूज हो गए क्या? बीइंग एन अ बैंकर, ये तो आंख बंद करके भी इसका आंसर आप दोगे तब भी एकदम सही ही आपका आएगा। ऑप्शन सी, पैन कार्ड पे कभी बिना एड्रेस होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी को 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं, फटाफट से लिख दीजिए करेक्ट आंसर। हाँ जी गाइस, कह रहा एज पर केवाईसी गाइडलाइंस, एज पर केवाईसी गाइडलाइंस जितने भी ट्रस्ट हैं या जितने भी फाउंडेशंस हैं उनको रिक्वायर्ड है कि वो सबमिट करें अपना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो कि लॉफुल एग्जिस्टेंस उनकी बताते हैं। ओपनिंग एन अकाउंट इन द बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फुलफिल दैट क्राइटेरिया, तो इनमें से कौन सा आपका वो क्राइटेरिया है जो कि फुलफिल नहीं कर रहा है सर। देखना, नॉट लिखा है आपका, तो नॉट लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है सर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर वो रजिस्टर्ड है तो कह रहा है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांटेड टू ट्रांजैक्ट फॉर बिजनेस ऑन इट्स बिहाफ, और रेजुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट बॉडी ऑफ फाउंडेशन और एसोसिएशन। सर साफ साफ पता लग रहा है पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी में सिर्फ और सिर्फ पावर दी जाती है कि आप मेरे बिहाफ पे एक्ट करो, उसमें एड्रेस थोड़ी ना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन में आप देखोगे तो एड्रेस भी दिया रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, ये पहले के अटेम्प्ट में क्वेश्चन बन चुके हैं, इसको स्टार मार्क करिएगा, 5 स्टार। एग्जाम में आ सकता है ये रिपीट करके क्वेश्चन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हमारे पास कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूसीआईसी कोड। यूसीआईसी कोड का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कोड, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, यूनिफॉर्म कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, यूजर कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन कोड। सर ये यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड है, क्योंकि इससे आपने एक बारी सेंट्रल रजिस्ट्री करा दी तो उसके बाद आपको बार बार आपको केवाईसी के डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे जब भी आप कभी भी बैंक से ट्रांजैक्शन में डील करोगे। तो यूसीआईसी कोड आपका इश्यू होता है जिससे कस्टमर को आइडेंटिफाई करने में इजी होता है फॉर सेंट्रल केवाईसी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पूरे 10 सेकेंड का टाइम आप लोगों को मैं फिर से दे रहा हूं, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है विच अकाउंट्स आर कंसीडर, इनमें से कौन सा अकाउंट है जिसे पूल्ड अकाउंट यहां पे बोला जाता है बाय बैंक। विच अकाउंट आर कंसीडर एज अ पूल्ड अकाउंट बाय बैंक। अकाउंट्स जो कि मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल इंटरमीडिएटरी ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी लाइक म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और अदर डिफरेंट टाइप ऑफ फंड। कह रहा है अकाउंट जो कि मैनेज किया जाता है लॉयर के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, स्टॉक ब्रोकर के द्वारा, एस्क्रो अकाउंट के फॉर्म में, या अकाउंट्स जो कि आपका वेरिड करता है इनिशिएटेड अंडर द कॉमन स्कीम एंड और बिलोंगिंग टू अ सेम डेमोग्राफिक, या ओनली ए एंड बी। सर ऑप्शन नंबर डी होगा। सर पूल्ड अकाउंट एक ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनको रिप्रेजेंटेटिव बेसिस पे ऑपरेट किया जाता है, जिसको मैनेज करते कुछ प्रोफेशनल इंटरमीडिएटरी, जैसे स्टॉक ब्रोकर आपके अकाउंट मैनेज करते हैं तो वो अकाउंट पूल्ड अकाउंट हो गया। आपके लॉयर, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके स्टॉक ब्रोकर, आपके एस्क्रो अकाउंट, डीमैट अकाउंट को मैनेज करता है वो आपके पूल्ड अकाउंट हो गए, तो वो आपके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को पूल्ड अकाउंट की लिस्ट में डाला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कितने 7 सेकंड का टाइम दूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए, और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन।
चैट बॉक्स में लिख दीजिए सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें। सर ये क्वेश्चन तो हमें आंख बंद करके भी आ जाता है। कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट का मतलब ओनरशिप और एंटाइटलमेंट टू मोर देन शेयर और कैपिटल ऑफ जुडिशियल पर्सन बोला है। जुरिस्डिक्शनल पर्सन आपका बोला है, तो जुरिस्डिक्शनल पर्सन के केस में हमारे पास क्या होगा, 25% का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सर वो वाला कॉन्सेप्ट दैट इज ए बेनिफिशियल ओनर वाला कॉन्सेप्ट, तो 25% का इंटरेस्ट होल्ड करोगे तो आप बेनिफिशियल ओनर बने जाओगे। चलिए क्वेश्चन 13 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए 13 का आंसर। अब किसका पूछा है, अब पूछा है हमारे पास कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट मींस ओनरशिप ऑफ एंटाइटलमेंट टू मोर देन 15%, 25% नहीं है, 15% का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पूछा है। बताओ किसका होगा, 15% कौन था? कह रहा है हमारे पास कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट मीन ओनरशिप और एंटाइटलमेंट टू मोर देन 15% ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट ऑफ जुरिस्डिक्शनल पर्सन वेयर द जुरिस्डिक्शनल पर्सन इज अ व्हाट, अगर वो जुरिस्डिक्शनल पर्सन आपका पार्टनरशिप है, ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप इज द करेक्ट आंसर। पार्टनरशिप के केस में कैपिटल और प्रॉफिट का 15% देखा जाता है, भूल गए क्या आप लोग? पार्टनरशिप के केस में 15% का कैपिटल अगर मैं होल्ड कर रहा हूं या प्रॉफिट का होल्ड कर रहा हूं तो आई एम व्हाट, आई एम बेनिफिशियल ओनर। क्वेश्चन नंबर 14 अब पूछ रहा है अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का बताइए कितना परसेंट, अगर वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या आपका यहां पे अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, तो बताइए कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना होगा। चैट बॉक्स में लिख दीजिए व्हाट इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस केस। अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का कितना होगा सर? सर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का भी 15% ही है, भूल गए आप लोग? मैंने पार्टनरशिप का बताया था और अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का बताया था, दोनों का 15% है, भूलिए मत, गलती मत कीजिए, मार्क कर लो स्टार मार्क अगर आंसर गलत हुआ है आप लोगों का तो। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका ये, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर सेशन एंजॉय कर रहे हो आप लोग तो फटाफट से। कह रहा है फॉरेन स्टूडेंट जो कि इंडिया में स्टडी कर रहा है, अकाउंट ओपन करवाना चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ पासपोर्ट कंटेनिंग the proof of identity and the address in the home country along with the photograph and letter of admission from the educational institution, ऐसे अकाउंट को नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट कहते हैं सर, एनआरओ अकाउंट बोला जाता है आपका, एनआरओ अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ओके क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे ये रहा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपका समय शुरू होता है अब। कह रहे सर अगर कोई बैंक ओपन करती है अकाउंट्स फॉर अ फॉरेन स्टूडेंट जिसपे एड्रेस वेरिफिकेशन अभी भी पेंडिंग है, एड्रेस और वेरिफिकेशन अभी भी पेंडिंग है, तो बैंक इंस्ट्रक्ट करती है कि आप 30 दिन के अंदर में फॉरेन रिमिटेंस कर सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू कितने से एक्सीड नहीं करेगी, और मंथली विड्रॉल उसका यहां पे 50,000 से एक्सीड नहीं करेगा। तो 50,000 का तो बता दिया, लेकिन उसका क्या मंथली रेमिटेंस, द मंथली रेमिटेंस शैल नॉट बी एक्सीडेड बाय ऑप्शन नंबर डी $1,000। भूल गए सबके सब, $1,000 इज एब्सोल्युटली मंथली रेमिटेंस, फिर आपका $1,000 से एक्सीड नहीं करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो क्विक फॉर्म में आप लोग आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्या लग रहा है आप सभी को, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हाँ जी, तो कह रहा है कि इन कंप्लायंस विद ऑल दी KYC, AML और कॉम्बैट द फाइनेंसिंग टेररिज्म while issuing the at par check, तो at par check में the bank should ensure that at par check issued by them are crossed, so not transferable वो होगा, अकाउंट पे ही होगा। अगर 50,000 से ऊपर होना चाहिए, देखो अकाउंट पे ही होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका अमाउंट कितना हो। जब भी आप एट पार चेक इशू करते हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो अकाउंट पे ही चेक होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस अमाउंट। तो बहुत ही आपके डे टू डे यूजेबल लाइफ का ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एज पर द गाइडलाइंस स्टेटेड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, which of the following is not a regulatory body and is not entitled to appoint the UAPA nodal officer? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के नोडल ऑफिसर इनमें से कौन अपॉइंट नहीं कर सकते हैं? तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज नो एनी काइंड ऑफ पावर टू बी अपॉइंटेड द UAPA नोडल ऑफिसर। बाकी अगर चाहे तो सर यहां पे उनके पास पावर दी है एक्ट ने, वो अपॉइंट कर सकते हैं, बस लॉ एंड जस्टिस यहां पे हमारे पास ऐसा कोई मिनिस्ट्री नहीं होता, तो वहां पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, 15 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं आप सभी को, आपका समय शुरू होता है अब। चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एज पर द RBI गाइडलाइंस द बैंक्स आर एडवाइज नॉट टू एंटर इनटू कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप विद अ डैश which is incorporated in a country where there is no any kind of physical presence and unaffiliated to any regulated financial group। तो वो कौन है सर? वो आपके हैं शेल बैंक। शेल बैंक मतलब बबल बैंक, जो तो किताबों में दिख रहे हैं बट प्रैक्टिकली ढूंढने गए कहीं नहीं दिखते, उनकी कोई फिजिकल लोकेशन ही नहीं है, बस वो लीगल तरीके से इनकॉर्पोरेटेड बैंक है बट फिजिकली कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसे कहते हैं शेल बैंक। तो शेल बैंक से बच के रहो, उनके साथ कोई भी डीलिंग आप लोगों को नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा, चैट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका समय शुरू होता है अब, प्रॉपर 10 सेकेंड का टाइम आप लोगों को मैं देना चाहूंगा। चलिए जी, हाँ जी गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है अकाउंट मूल, जो हमारे पास अकाउंट ऑफ मनी मूल है वो कब अप्लाई होगा। देखिए अकाउंट ऑफ मनी मूल हमारे पास क्या होता है कि जब मैंने अपने ही अकाउंट के ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी और को दे दिया तो वो अकाउंट मनी मूल में आ जाता है आपका।
तो इस पर्सपेक्टिव में वो अकाउंट होल्डर जो वॉलेंट्री अपने आप को परमिट करता है थर्ड पार्टी को कि आप यूज कीजिए और मेरे अकाउंट्स को यूज करके कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, तो ऐसे सिचुएशन में अकाउंट को बोलते हैं अकाउंट ऑफ मनी मूल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर आप यूटिलिटी बिल ले रहे हो तो वो कितने महीने पुराने वाले बिल लोगे? अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा तो इसे मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। चैट बॉक्स में बताइए कि हमारे पास व्हाट इज द वैलिडिटी फॉर अ यूटिलिटी बिल टू बी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। पिछले 3 महीने का चलेगा, 1 महीने का चलेगा, 12 महीने का चलेगा, 6 महीने का चलेगा। तो पिछले 3 महीने वाला अगर पॉइंट आप सोच रहे तो गलत हो, नॉट मोर देन 2 मंथ्स ओल्ड, तो 2 महीने से ज्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करवाऊंगा अभी मैं। बताइए कौन से टाइप ऑफ ड्यू डिलिजेंस किए जाते हैं अगर कोई लो रिस्क के कस्टमर इन्वॉल्व हैं तो? व्हाट टाइप ऑफ ड्यू डिलिजेंस इज अप्लाइड इन केस अ लो रिस्क कस्टमर? देखिए यहां पे गलती मत कीजिएगा, ये मैंने टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछा था जहां तक मुझे याद है। लो रिस्क कस्टमर में आप लोग यहां पे सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस करोगे। मिडल रिस्क, अगला मेरा क्वेश्चन है, अगर मिडल रिस्क के कस्टमर होंगे तो कौन सा ड्यू डिलिजेंस करोगे? चार बॉक्स में बताइए आप। अगर आपका मिडल रिस्क कस्टमर हुआ तो बताइए उस सिचुएशन में आप लोग कौन सा यहां पे ड्यू डिलिजेंस करोगे। और अगर आपका यहां पे हाई रिस्क कस्टमर हुआ तो मैं चैट बॉक्स में आप लोग ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फिर अगर हाई रिस्क कस्टमर है तब क्या होगा और मिडिल रिस्क कस्टमर है तब क्या होगा? क्या लगता है आप सभी को? अगर हाई रिस्क कस्टमर है तो वहां पे एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस लगेगा, तो हाई रिस्क कस्टमर में मैच कर देना इस वाले पॉइंट को आप लोग। और फिर अगर मिडिल रिस्क है तो वहां पे बेसिक और नॉर्मल ड्यू डिलिजेंस को मैच कर दीजिएगा। ये पेड क्लास में भी मैंने पढ़ाया था आपको और बताया भी था ये क्वेश्चन समेत, और ये आपको दोबारा करवा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में आने के बहुत रेलिवेंस है ऐसे क्वेश्चन। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए फॉरेन स्टूडेंट्स को डिक्लेरेशन अपने लोकल एड्रेस के बारे में कितने दिन के अंदर में देना पड़ेगा? आपका समय शुरू होता है अब, पूरे 10 सेकंड का टाइम है, क्विकली बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए जी, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि बिना हाउ मेनी डेज मस्ट अ फॉरेन स्टूडेंट प्रोवाइड अ डिक्लेरेशन ऑफ देयर लोकल एड्रेस। तो अगर एक फॉरेन एड्रेस है अकाउंट ओपनिंग के 30 दिन के अंदर अंदर में उसको क्या देना पड़ेगा? अपना डिक्लेरेशन और एड्रेस प्रूफ आपको देना कंपलसरी है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत सारे बैंकर्स इसे ऑप्शन बी समझ के आते हैं 60 डेज, तो उनका आंसर गलत होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली भी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए मुझे, क्या फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस क्रेडिट करना स्मॉल अकाउंट में अलाउड है या नहीं? चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिए। देखिएगा हमारे पास यहां पे क्या कह रहा है कि फॉरेन रिमिटेंस स्मॉल अकाउंट्स होल्डर में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। अगर आपने किया तो वायलेशन हो जाएगा और उस पर्टिकुलर अकाउंट में आपका अकाउंट सीज भी किया जा सकता है। ओहो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये PYQ है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। टिपिंग ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन चुके हैं। अभी आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। टिपिंग ऑफ मीन्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल मॉनिटरिंग।
गिविंग द फाइनेंशियल टिप्स टू द क्लाइंट्स ऑन हाउ टू अवॉइड द फ्रॉड, advising the customer on a better investment strategy, reporting of financial details to the media, informing customer or third party that their account is under monitoring। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किसी भी हालात में आप किसी भी कस्टमर को नहीं बताओगे कि उसका अकाउंट सर अंडर मॉनिटरिंग है। तो अगर उसका अकाउंट अंडर मॉनिटरिंग होगा तो आप बिल्कुल भी उसे नहीं बताओगे कि उसका अकाउंट अंडर मॉनिटरिंग है, तो उसे कहते हैं टिपिंग ऑफ नहीं करोगे आप। तो ऑप्शन नंबर डी, यू आर नॉट अलाउड टू बी टिपिंग ऑफ। टिपिंग ऑफ नहीं कर सकते, अपने कस्टमर को ये नहीं बता सकते आपका अकाउंट अंडर मॉनिटरिंग नहीं, तो वह सतर्क हो जाएगा और वो ट्रांजैक्शन करेगा ही नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। इस पे केस स्टडीज भी आ सकता है आप लोगों का, मैं बता दूं ऐसे क्वेश्चन पे केस स्टडीज भी बनते हैं। और सेशन अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। चलिए, which section program applies specifically to certain sector rather than the entire countries। पूरे कंट्रीज पे सैंक्शन नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सेक्टर पे लग रहा है, तो उसे सेक्टोरल सैंक्शन प्रोग्राम आपका कहते हैं। सेक्टोरल सैंक्शन प्रोग्राम के अंदर में सिर्फ एक सेक्टर को टारगेट किया जाता है रेदर देन एंटायर कंट्री को टारगेट करें। अमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स योर PYQ। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट में ये ऐसे क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। तो बताइए इसका करेक्ट क्या होगा। कह रहा विच कंट्रीज आर मेंशन्ड अंडर द कॉम्प्रहेंसिव सैंक्शन प्रोग्राम। तो कॉम्प्रहेंसिव सैंक्शन प्रोग्राम में किन किन कंट्रीज को एंटर किया गया है। क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया और सीरिया। सर यही आतंकवाद कंट्रीज हैं, मुझे आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ना तो चाइना आतंकवाद है, ना तो रशिया है, ना तो यूक्रेन है, और ना ही नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया है लेकिन रशिया उसमें आ गया, तो वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो सबसे पहले ही पॉइंट में आपको पता लग गया आतंकवादी कंट्री, तो आतंकवादी कंट्री कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन लग जाएगा आपका। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है, मुझे ये बताइए कि क्या अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन को पीएमएलए एक्ट में कवर किया गया है या नहीं किया गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताइए मुझे, क्या यहां पे आपके अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन को कवर किया गया है या नहीं किया गया है। देखिए सर, हमारे पास जितने भी अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन हैं उसे प्रॉपरली डिफाइन भी किया गया है और साथ में सर उसे कवर भी किया गया है। तो अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन अटेम्प्ट भी किया ना, तो उस सिचुएशन में आपके ऊपर में क्या लग सकता है सर, प्रोसिक्यूशन लग सकता है और आपके ट्रांजैक्शन को सस्पिशियस नेचर करके रिपोर्ट भी किया जा सकता है। ग्रेट। क्वेश्चन आता है आपका, इनमें से मुझे बताइए कौन सा एक सफिशिएंट इंडिकेटर है जो कि आपके सस्पिशियस बिहेवियर को दर्शाता है। ऑब्जर्वेशन मेथड लगाना है। कौन सा मेथड लगाओगे यहां पे आप लोग, ऑब्जर्वेशन मेथड के अकॉर्डिंग आप बताइए इस सिचुएशन के अंदर में आपका कौन सा इंडिकेटर सस्पिशियस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को दर्शा रहा है। देखिए, कस्टमर आया और कस्टमर ने पूछा मुझे अकाउंट ओपन कर दो। आप ब्रांच में बैठे थे, आपने बोला केवाईसी करनी पड़ेगी और सस्पिशियस तरीके से भाग गया वो। जैसे केवाईसी की बात सुनी तो वो भाग गया, तो ये ट्रांजैक्शन सस्पिशियस नेचर के ट्रांजैक्शन में पाया जाता है। सो कस्टमर आया ओपन करवाने के लिए और जैसे उसे पता लगा केवाईसी करवानी पड़ेगी, भाग गया वो। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है आपका ये, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करें। व्हाट लिस्ट, इनमें से कौन सा ऐसा लिस्ट है जिसके अंदर में नेम ऑफ इंडिविजुअल और एंटिटीज को डाला गया है अंडर द नॉन कॉम्प्रहेंसिव सैंक्शन प्रोग्राम। तो नॉन कॉम्प्रहेंसिव सैंक्शन प्रोग्राम के हमारे पास इनमें से कौन से लिस्ट में इंडिविजुअल और एंटिटीज को डाला गया है। सो जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए
करेक्ट आंसर यहां पे क्या रहेगा? कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स, रिस्ट्रिक्टेड एंटिटी लिस्ट, प्रोहिबिटेड पर्सन लिस्ट, सैंक्शन इन्फोर्समेंट लिस्ट। देखिए एसडीएन के लिस्ट में मैंने आपको बताया था ना, एसडीएन के लिस्ट में जितने इंडिविजुअल हैं हमारे पास नॉन कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन प्रोग्राम में, उनका नाम इंडिकेट किया जाता है। तो यहां पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट नहीं है, प्रोहिबिटेड लिस्ट नहीं है, सैंक्शन लिस्ट है आपका स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड नेशनल्स। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए व्हाट टाइप ऑफ एम्बार्गोज डू द यूके एंड ईओ इंपोज ऑन सर्टेन कंट्रीज। तो इनमें से कौन सा सर हमारे पास यहां पे, कौन सा हमारे पास यहां पे एम्बार्गोज है जो कि यूए के और ईओ के इंपोज किए गए कंट्रीज में लगते हैं? हाँ जी, फाइनेंशियल एम्बार्गोज ओनली, ट्रेड एम्बार्गोज ऑफ ऑल गुड्स, आर्म्स एंड वेपन्स एम्बार्गोज एंड डिप्लोमेटिक एम्बार्गोज। जितने भी आर्म्स और आपके वेपन एम्बार्गोज है ना, वो सब के सब आपके कवर किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये लिख के ले लो, कल वाले एग्जाम में पक्का आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर दीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? कह रहा है कि अगर आप यहां पे अपील करना चाहते हो तो इनमें से कौन से कोर्ट में जाके सीधा अपील करोगे अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? हाई कोर्ट में करोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करोगे, सुप्रीम कोर्ट में करोगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप लोग करोगे? तो देखिए यहां पे आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट में करना पड़ेगा। चलिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन की तरफ चलें, फटाफट 2 मिनट बचा है, 2 मिनट में रैपिड फायर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, मुझे बताइए नॉन फेस टू फेस अकाउंट में टोटल क्रेडिट कितना अलाउड है? सो टोटल क्रेडिट कितना अलाउड है? टोटल क्रेडिट अलाउड इन नॉन फेस टू फेस अकाउंट में टोटल क्रेडिट कितना अलाउड होगा? चैट बॉक्स में आंसर लिखना स्टार्ट करें। मेरा दूसरा रैपिड फायर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, मुझे बताइए कि अगर यहां पे लोन कितना सैंक्शन किया जाएगा? अगर कोई भी हमारे पास यहां पे नॉन फेस टू फेस अकाउंट के अंदर में हमारे पास अगर वो लोन मांगे तो वो कितना लोन को सैंक्शन किया जाएगा? दूसरा क्वेश्चन, माय तीसरा रैपिड फायर क्वेश्चन, माय थर्ड रैपिड फायर क्वेश्चन, मुझे बताइए कि मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन तक के लिए आपका नॉन फेस टू फेस अकाउंट ऑपरेट होगा? तो मैक्सिमम ड्यूरेशन बता दीजिए जो कि आपका ऑपरेट होगा नॉन फेस टू फेस अकाउंट। नॉन फेस टू फेस अकाउंट कितने टाइम पीरियड तक के लिए आपका ऑपरेट होगा? हाँ जी गाइस कम ऑन फटाफट से। और एक और क्वेश्चन पूछता हूं, फाइनल क्वेश्चन आपका यहां पे हमारे पास फाइनल क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन, मुझे बताइए प्रोप्राइटरीशिप कंसर्न को कितने प्रूफ ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड है? तो हाउ मेनी बिजनेस एक्टिविटी के लिए आपको, अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म को ऑपरेट कर रहे हो तो वहां पे बिजनेसशिप के एक्टिविटी के अकाउंट के लिए कितने यहां पे प्रूफ आपको देने पड़ेंगे? हाउ मेनी प्रूफ्स आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म? हाँ जी, प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए वहां पे बिजनेस एक्टिविटी के लिए कितने यहां पे देने की रिक्वायरमेंट है, कितने प्रूफ देने की रिक्वायरमेंट है? गजब। इसका आंसर है सर क्या? इसका आंसर है 2 प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जीएसटी नंबर दे दो या रजिस्ट्रेशन नंबर दे दो। तीसरा, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है सर? 1 साल का मैक्सिमम ड्यूरेशन। लोन कितना देंगे? 60,000 तक का लोन दे सकते हैं। टोटल क्रेडिट कितना अलाउड है नॉन फेस टू फेस अकाउंट में? 1 लाख। ये लिखे हो क्या लिखे हो आप लोग? 1 लाख टोटल क्रेडिट पूछा है ना, टोटल आपसे क्रेडिट पूछा है। लोन 60,000 है, देखना यहां पे लोन 60,000 है और आपसे पूछा है कि टोटल क्रेडिट कितना अलाउड है।
तो टोटल क्रेडिट यहां पे 2 लाख रुपए का अलाउड है। दैट्स ग्रेट। 2 लाख ही लिखे हो, ठीक है, मुझे लगा 1 लाख लिखा है किसी ने। 2,60,000 एक 1 ईयर और 2 प्रूफ आपको देने पड़ेंगे।